Hello everyone, Agarwal, your law faculty for CA and CS subjects. How are you guys? I hope that you are doing good और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है एग्जाम्स के लिए. So guys, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19 which is डोरमेंट कंपनी. और सारे चैप्टर्स जो इससे पहले के हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, वो आप चैनल पे देख सकते हैं. उनके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और ये नोट्स और लेक्चर आप अवेल कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं. और डोरमेंट कंपनी, तो डोरमेंट का मतलब क्या होता है? डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव और इनऑपरेटिव. मतलब कुछ ऐसा जो इनएक्टिव है, जो फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर इनऑपरेटिव है, जो ऑपरेशंस में नहीं है. तो डोरमेंट कंपनी क्या हो गई? वो कंपनी जो इनएक्टिव है या फिर कोई भी काम नहीं कर रही है, which is not carrying out any business activity and has applied to ROC. उसने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को अप्लाई किया हुआ है कि वो उसका चेंज कर दे स्टेटस फ्रॉम एक्टिव कंपनी टू डोरमेंट कंपनी. तो वो कंपनी होती है डोरमेंट कंपनी. Now section 455 of Companies Act 2013 defines dormant company. तो ये क्या बोलता है कि जब एक कंपनी फॉर्म्ड होती है और रजिस्टर्ड होती है अंडर दिस एक्ट फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, कि उसे कुछ फ्यूचर में कुछ काम करना है या फ्यूचर में कुछ प्रोजेक्ट करना है, और टू होल्ड एन एसेट, या फिर कोई एसेट होल्ड करने के लिए, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए, विदाउट हैविंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, बिना कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के, तो वो कंपनी या फिर वो इनएक्टिव कंपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकती है आरओसी को, ताकि उसे स्टेटस मिल जाए डोरमेंट कंपनी का. तो कौन सी कंपनी डोरमेंट कंपनी होती है? वो कंपनी जो फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में, फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, किसी फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, और टू होल्ड एन एसेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विदाउट हैविंग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन. और इनएक्टिव कंपनी, इनएक्टिव कंपनी का मतलब होता है वो कंपनीज जो इस एक्ट से पहले बनी हुई है, जो फंक्शन नहीं कर रही है, जो कुछ भी transactions नहीं कर रही है. Inactive company may make application to ROC in such manner as may be prescribed for obtaining status of dormant company. Now inactive company का मतलब क्या होता है? Inactive company का मतलब होता है company which has not been carrying on any business or profession, कोई भी business या profession carry out नहीं कर रही है, उसने कोई भी significant accounting transaction नहीं कर रही है last 2 financial years में. तो कोई भी business ऑपरेशन कैरी आउट नहीं कर रही है, कोई भी उसने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं करी है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, और उसने फाइल नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स. उसने फाइल नहीं किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न्स लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स के, वो कंपनी हो जाती है इनएक्टिव कंपनी. अच्छा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को यहाँ पे नेगेटिवली डिफाइन किया गया है. मतलब वो ट्रांजैक्शन विदाउट फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, मतलब ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस तो है ही नहीं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस. कौन कौन सी? पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू रजिस्ट्रार, पेमेंट मेड बाय कंपनी टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ. कोई भी फीस आप कंपनी पे कर रही है रजिस्ट्रार को, तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आएगा. कोई भी पेमेंट कर रही है कंपनी टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, कोई जैसे कोई प्रोविजन में आपको पेमेंट करना है या फिर किसी और लॉ के तहत कोई भी आपको पेमेंट करना है, तो वो इसमें नहीं आएगा. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्ट, वो इसमें नहीं आएगा. पेमेंट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, वो भी इसमें नहीं आएगा. तो ये 4 ट्रांजैक्शंस छोड़ के जो आप ट्रांजैक्शन करते हो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होती है. पर ये सारे जो ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं आती है. कहने का मतलब है अगर आपने ये ट्रांजैक्शन करी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका एक्टिव कंपनी या डोरमेंट कंपनी का होना या नहीं होना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. आपके जो मेन ट्रांजैक्शंस होते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, आपने वो नहीं करी हो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो आप इनएक्टिव कंपनी कहलाते हो. ठीक है. अगर आपने यही ट्रांजैक्शंस करी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो फिर कंपनी इनएक्टिव कंपनी हो जाती है. अब डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो? तो स्यू मोटो कर सकते हो. स्यू मोटो में आप खुद ही एप्लीकेशन फाइल करते हो, कंपनी खुद ही फाइल करती है आरओसी को कि हमें डोरमेंट कंपनी का स्टेटस दे दो. या फिर आरओसी खुद भी अपने आप से भी कर सकता है कि कंपनी आप ना डोरमेंट हो जाओ, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं कर रही हो या आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में. तो ये दोनों केसेस में डोरमेंट कंपनी हो सकती है. तो स्यू मोटो अप्लाई करने में कंपनी को फॉर्म फाइल करना पड़ता है MSC 1 फीस के साथ आरओसी को. और जब आरओसी डोरमेंट कंपनी का स्टेटस देती है, तो
या तो कंपनी ने फाइल नहीं करी हो फाइनेंशियल एसेट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स कंसेक्यूटिवली, तो फिर आरओसी इशू कर देगी नोटिस कंपनी को, और कंपनी का नाम जो है वो रजिस्ट्रार फॉर डोरमेंट कंपनीज में डाल देगी। अगर कंपनी डोरमेंट रहती है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए, तो रजिस्ट्रार जो है वो स्ट्राइक ऑफ कर सकता है कंपनी का नेम। मतलब अगर कंपनी चाहती है कि हमारा जो स्टेटस है डोरमेंट कंपनी का वो 5 सालों से पहले ही एक्टिव हो जाए, तो कंपनी को रजिस्ट्रार को बोलना पड़ेगा कि हमें एक्टिव कंपनी कर दो, और अगर नहीं करती है वो, तो रजिस्ट्रार कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर देगा, कंपनी का नाम हटा देगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। नाउ प्रोसीजर क्या होता है जब आप स्टेटस ऑब्टेन करते हो डोरमेंट कंपनी का? तो सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग आपको बुलानी पड़ती है कि उसमें आप डेट टाइम वेन्यू फिक्स कर सको। जनरल मीटिंग के लिए, जनरल मीटिंग में आप पास करोगे स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू आरओसी टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। तो बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, फिक्स करोगे डेट टाइम वेन्यू फॉर जनरल मीटिंग टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू आरओसी टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। फिर कंपनी ऑब्टेन करेगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फ्रॉम ऑडिटर ऑफ कंपनी। कंपनी ऑडिटर कंपनी के ऑडिटर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आपका फाइनेंशियल पोजीशन होगा कंपनी की, कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की एट द टाइम ऑफ पासिंग सेट रिजोल्यूशन इन शेयर होल्डर्स मीटिंग। कंपनी फिर जनरल मीटिंग होल्ड करेगी उसी दिन और टाइम प्लेस पे जिसमें उसने फिक्स किया था, और नोटिस बनाएगी रिजोल्यूशन का टू पास इन एसआर फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। फिर कंपनी पास करेगी स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, और ऑथराइज करेगी डायरेक्टर्स को कि वो एप्लीकेशन लिखे आरओसी को फॉर ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ शेयर होल्डर्स एंड वैल्यू। और एसआर पास करने के बाद कंपनी फाइल कर देगी एमजीटी 14 विद आरओसी फॉर फाइलिंग स्पेशल रेजोल्यूशन विद इन 30 days फ्रॉम पासिंग ऑफ सेट एसआर। आफ्टर फाइलिंग एमजीटी 14 फाइल करने के बाद कंपनी फाइल करेगी एमएससी 1 विथ आरओसी। उसके साथ वो लगाएगी कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डिक्लेरेशन बाय डायरेक्टर्स और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जब सेटिस्फाइड हो जाएगा एप्लीकेशन से आरओसी, तो आरओसी इशू कर देगा सर्टिफिकेट इन फॉर्म एमएससी 2 फॉर कंफर्मिंग एप्लीकेशन एंड अलाउइंग स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी टू एप्लीकेट। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी है, उसमें फिक्स करना है डेट टाइम वेन्यू फॉर जनरल मीटिंग टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू आरओसी टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फिर कंपनी के ऑडिटर से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लेगी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताएगी कि उस समय फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी कंपनी की। फिर कंपनी जनरल मीटिंग होल्ड करेगी उसी दिन पे टाइम पे प्लेस में जहाँ पे डिसाइड था, और वहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी फॉर स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। फिर कंपनी पास कर देगी स्पेशल रेजोल्यूशन और एप्लीकेशन पास करेगी, एप्लीकेशन फाइल करेगी आरओसी को कि हमें स्टेटस दे दो गवर्नमेंट कंपनी का, और इसमें 3/4 शेयर होल्डर्स जो है उनका कंसेंट होना चाहिए। फिर एसआर पास करने के बाद कंपनी एमजीटी 14 फाइल कर देगी आरओसी के साथ विद इन 30 days ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। एमजीटी 14 फाइल करने के बाद कंपनी फाइल करेगी फॉर्म एमएससी 1 विद आरओसी और उसके साथ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन और कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डायरेक्टर्स और अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। फिर जब सेटिस्फाइड हो जाएगा आरओसी, तो आरओसी इशू कर देगा सर्टिफिकेट एमएससी 2 फॉर्म में और कंफर्म कर देगा स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी टू एप्लीकेट। प्री रिक्विजिट्स क्या होनी चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? मतलब ये बातें होनी चाहिए अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस लेना है। रजिस्ट्रार ग्रांट नहीं करेगा स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इफ एनी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर। कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इंस्पेक्शन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है कंपनी के अगेंस्ट, तो रजिस्ट्रार गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देगा कंपनी को। कोई भी प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हुआ है या फिर पेंडिंग है अंडर द लॉ, तो भी नहीं करेगी गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस। पब्लिक डिपॉजिट्स हैं आउटस्टैंडिंग, कोई भी आउटस्टैंडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स हैं या फिर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है पेमेंट करने में उनका या फिर इंटरेस्ट पे करने में, तो कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देगी। कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन है वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन है या तो सिक्योर्ड हो या फिर अनसिक्योर्ड हो, और अदर या फिर अनसिक्योर्ड लोन है तो फिर कंपनी को अप्लाई करना है स्टेटस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के लिए। उनसे अप्रूवल लेने के बाद, जो लेंडर्स हैं उनसे अप्रूवल लेने के बाद ही उनको स्टेटस के लिए फाइल करना है।
डोरमेंट कंपनी के स्टेटस के लिए, और वो उनको फॉर्म के साथ अटैच करना है MSc 1 के साथ। अगर कंपनी का आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन है तो कंपनी अप्लाई करेगी स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम लेंडर। एनओसी भी लेना पड़ेगा आपको लेंडर से, और एनओसी भी आप अटैच करोगे MSc 1 में। There is no dispute in management or ownership of company. A certificate in this regard is required to be taken from management. तो एक मैनेजमेंट से ये सर्टिफिकेट लिया जाएगा कि कोई भी डिस्प्यूट नहीं है मैनेजमेंट में या फिर ओनरशिप ऑफ कंपनी में, और ये सर्टिफिकेट भी आपको इंक्लोज करना पड़ेगा MSc 1 में। There are outstanding statutory taxes, dues, duties etc. payable to CG. अगर कोई भी statutory taxes हैं जो आउटस्टैंडिंग है, ड्यूज हैं अगर आउटस्टैंडिंग है, तो भी रजिस्ट्रार जो है वो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस आपको नहीं देगी। कोई भी डिफॉल्ट किया है आपने पेमेंट में वर्कमैन ड्यूज के, आपने वर्कमैन के ड्यूज पे नहीं करे हैं, उनमें डिफॉल्ट किया है, तो भी आपको नहीं मिलेगा डोरमेंट कंपनी का स्टेटस, या फिर कंपनी जो है वो लिस्टेड है विद इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया। सो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। रजिस्ट्रार तब तक आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं देगा। कोई भी इंस्पेक्शन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कंपनी के अगेंस्ट, कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हुआ है या फिर पेंडिंग है अगेंस्ट कंपनी अंडर द लॉ, कोई पब्लिक डिपॉजिट्स आउटस्टैंडिंग है और कंपनी ने डिफॉल्ट किया है पेमेंट या फिर इंटरेस्ट पे करने में, कोई भी आउटस्टैंडिंग लोन है वेदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, इन केस कंपनी हैज आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन, कंपनी मस्ट अप्लाई फॉर स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ लेंडर। अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन है भी आउटस्टैंडिंग तो कंपनी को अप्रूवल लेना है लेंडर का, और वो अटैच करना है MSc 1 के साथ। उसको एनओसी भी अटैच करना पड़ेगा लेंडर का और MSc 1 के साथ। कोई भी डिस्प्यूट मैनेजमेंट में और ओनरशिप में नहीं होना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग में आपको सर्टिफिकेट लेना है मैनेजमेंट से, और वो इंक्लोज भी करना है MSc 1 में। कोई भी आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज हैं, टैक्सेस हैं, ड्यूटीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को पेबल है, वो पे नहीं करी है आपने, तो भी रजिस्ट्रार आपको नहीं स्टेटस देगा डोरमेंट कंपनी का। तो डिफॉल्ट किया है आपने पेमेंट में वर्कमैन ड्यूज के, तो भी आपको नहीं देगा स्टेटस डोरमेंट कंपनी का। कंपनी जो है वो लिस्टेड है, कंपनी है विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, तो भी आपको नहीं देगा स्टेटस। कौन कौन से बेनिफिट्स और एग्जेम्पशंस हैं जो डोरमेंट कंपनी को मिले हैं? तो डोरमेंट कंपनी को सिर्फ 2 ही बोर्ड मीटिंग्स करनी होती है साल में, और उनमें जो मिनिमम गैप होना चाहिए वो 90 डेज का होना चाहिए। 1 कैलेंडर ईयर में वो 2 ही मीटिंग्स कर सकते हैं, मतलब मिनिमम उन्हें 2 ही करनी है, और मिनिमम जो गैप है वो 90 डेज का होना चाहिए। डोरमेंट कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वो उसको स्किप भी कर सकता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को। प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स एप्लीकेबल ही नहीं है डोरमेंट कंपनी में। एडवांटेजेस ऑफ लोअर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कॉस्ट, कंप्लायंस कॉस्ट कम लगता है क्योंकि कुछ ही कंप्लायंसेस करने होते हैं डोरमेंट कंपनी को एज कम्पेयर टू एक्टिव कंपनी, जैसे कि इनको एजीएम होल्ड नहीं करनी हर साल, तो इससे कंप्लायंसेस कॉस्ट कम लगते हैं। Advantage to promoters who want to hold intellectual property or asset under corporate shield for usage at later stage. Companies can enjoy status of dormant company for period of 5 consecutive years. Not liable to pay taxes until it reacquires active status. तो इसको taxes भी pay करने की जरूरत नहीं है until and unless it reacquires active status. और dormant company के लिए easy हो जाता है acquire करना, reacquire करना active status, और ये इनका कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनी भी रिड्यूस करता है, क्योंकि अगर ये इसको क्लोज करके फिर न्यू कंपनी बना दे तो फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाती है। इसलिए ये सब फायदे होते हैं डोरमेंट कंपनी कि उनको 2 ही मीटिंग्स करनी होती है बोर्ड मीटिंग साल में, और हर बोर्ड मीटिंग की गैप मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। डोरमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, उनको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स is not applicable in case of government company, उनको रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स का प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं है। एडवांटेजेस ऑफ लोअर स्टैट्यूटरी कंप्लायंस कॉस्ट एज फ्यू स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल टू डोरमेंट कंपनी, बहुत ही कम कंप्लायंसेस लगते हैं एक्टिव डोरमेंट कंपनी के लिए। प्रमोटर्स के लिए एडवांटेज रहता है who want to hold intellectual property or asset under corporate shield for usage at later stage. Companies companies can enjoy status of dormant company for period of 5 consecutive years. 5 consecutive years तक वो dormant company का status enjoy कर लेती है, enjoy कर सकती है, और अगर उनको एक्टिव होना है तो वो 5 साल से पहले ही एक्टिव होंगे, नहीं तो वो स्ट्राइक ऑफ कर देगा आरओसी आपका नाम कंपनी का। Not liable to pay taxes until it requires active status, जब तक वो reacquire नहीं करती active status उसको taxes पे करने की जरूरत नहीं है। It is easier for dormant company to reacquire its
एक्टिव स्टेटस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेस वगैरह कम लगते हैं न्यू कंपनी अगर उन्हें बनानी हो। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या है डोरमेंट कंपनी के, तो आरओसी मेंटेन करता है रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी। द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स टू रिटेन स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी आर एज फॉलोज। तो मिनिमम 3 डायरेक्टर रखने हैं आपको, अगर पब्लिक कंपनी है तो, प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर रखने हैं, ओपीसी है तो 1 डायरेक्टर रखने हैं। रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी इन फॉर्म एमएससी 3 एनुअली। तो आपको रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी फाइल करना है एमएससी 3 में एनुअली, इंडिकेटिंग फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूली ऑडिटेड बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके साथ आपको फीस भी रिक्वायर्ड फीस भी है वो भी पे करनी है विद इन 30 days फ्रॉम एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। इट नीड नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स इन एनुअल अकाउंट्स। उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स नहीं बनाने अपने एनुअल अकाउंट्स में। एक ही बोर्ड मीटिंग करनी है इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर, और गैप जो है वो मिनिमम 90 days का होना चाहिए। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स not applicable to dormant company. Continue to file returns of allotment, change in directors in manner and within time specified in act whenever company allots security to person or there is change in directors of company. तो ये वही सारे पॉइंट्स हैं, इसमें इन्होंने दोबारा मेंशन कर दिए थे, तो मैंने भी मेंशन कर दिया। वैसे अगर आप इसको स्किप भी करोगे तो चलेगा। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, डीलिंग विद प्रोविजन ऑफ सीकिंग स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी। क्या लीगल फ्रेमवर्क है अगर आपको एक्टिव कंपनी बनना है डोरमेंट कंपनी से, तो एप्लीकेशन नंबर फॉर्म एमएससी 4 में आप फाइल करोगे फॉर स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी बिफोर एंड ऑफ 5 consecutive years from date of becoming dormant company. If application is not received before 5 years, अगर 5 साल से पहले रिसीव नहीं करी, तो name may be removed or struck off by from ROC maintained by register of companies. If company contravened any condition and grounds of application for obtaining status of dormant company, the directors within 7 days of such contravention to file application for obtaining a status of dormant company. अगर कंपनी ने कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया and grounds of application for status of dormant company, तो डायरेक्टर within 7 days of such contravention फाइल करेगा एप्लीकेशन कि हमें दोबारा कि हमें एक्टिव कंपनी बना दो। Registrar can take action to remove company from dormant company list if observed company contravened conditions. Registrar कंपनी को डोरमेंट कंपनी की लिस्ट से हटा सकता है अगर उसने देखा कि कोई भी कंडीशन कॉन्ट्रावीन हो रही है फॉर ग्रांटिंग डोरमेंट कंपनी का स्टेटस। आफ्टर कैरिंग आउट इंक्वायरी करेगा और नोटिस भी देगा और आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा कंपनी को, और उसके बाद कंपनी को एक्टिव कंपनी बना देगा। प्रोसीजर टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी फ्रॉम डोरमेंट कंपनी। तो क्या प्रोसीजर है कि जब आप डोरमेंट कंपनी बन जाते हो उसके बाद अगर आपको दोबारा एक्टिव कंपनी बनना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले आपको फाइल करना है एप्लीकेशन फॉर्म एमएससी 4 में फीस के साथ, एमएससी 3 in respect of financial year in which application for obtaining status of application of active company being filed. ROC after considering application filed for obtaining status of active company from dormant company to issue certificate in MSc 5 allowing status of active company to applicant. ROC following cases में change कर देगा status of dormant company to active company. Dormant company ने कोई भी omit किया है grounds of application for obtaining status of dormant company, या फिर कोई भी omission या act उसके dormant company की status को affect कर रहा है, directors are required to file application within 7 days from such event, और फिर कंपनी को एक्टिव कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा। Where ROC has reasonable cause to believe company registered as dormant company but directly or indirectly it affects its status of dormant company, तो ROC initiate करेगा proceeding for inquiry under section 206 of Companies Act 2013, reasonable opportunity of being heard देगा कंपनी को, और अगर ऐसा लगता है ROC को कि कंपनी एक्टिव थी पर उसने तो डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं रखा था, तो ROC कंपनी का नाम हटा देगा डोरमेंट कंपनी से और उसको एक्टिव कंपनी की तरह ट्रीट करेगा। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या है, तो लास्ट ईयर 2020 में एमसी ने लॉन्च करी थी कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम 2020। इसका एम ये था कि सभी डिफॉल्टिंग कंपनीज को एक मौका दिया जाए ताकि वो एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, तो उनके लिए ये कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम लाई गई थी फ्रॉम अप्रैल 2020 टू 30 सितंबर 2020। इस स्कीम में सारी इनएक्टिव कंपनीज को मौका दिया था कि वो अपने सारे ड्यू डॉक्यूमेंट्स जो है वो फाइल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस मिल जाए बाय फाइलिंग एमएससी 1, या फिर अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनको स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए उनकी कंपनी का एसटीके 2 में बाय पेइंग फीस।
तो दिस वाज अबाउट चैप्टर नंबर 19 गवर्नमेंट कंपनीज। आई होप आपको अच्छा लगा और आपको ये नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो इसको शेयर भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। एंड यस, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।